नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया से आपको बड़ी खबर बताएं, बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बस के खल्लासी की मौत हो गई है। खल्लासी सुबोध कुमार की मौत हो गई। हादसे में खलासी का सिर धड़ से अलग हो गया। बस पर सवार 6 यात्री जख्मी हो गए। गया से कोलकाता ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सहदेव खाप के पास ये पूरी घटना घटी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे गया से ये बड़ी खबर, जहां हादसे में खलासी का सिर धड़ से अलग हो गया। आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है। खलासी सुबोध कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए। हाईवा और बस के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई और इसी टक्कर में खल्लासी की मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, क्या कुछ जानकारी है? जो जख्मी लोग हैं वो इस वक्त कहां पर हैं? देखिए, जो जख्मी लोग हैं उसे मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो यात्री है वो मगध मेडिकल अस्पताल में, हालांकि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। सभी जो है वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि इसमें 30 से 35 जो यात्री हैं वो सवार थे और गया से कोलकाता जा रहे थे। हालांकि सभी को चोटें तो आई है, लेकिन राहत की बात है कि इसमें ज्यादा गंभीर नहीं है। हाँ, बता सकते हैं कि इसमें एक जो है सुबोध कुमार नामक जो व्यक्ति है, वो जो इस बस का जो कंडक्टर था, खलासी था, उसकी जो है घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो 8:30 बजे जो है गया बस स्टैंड की बस जो खुली थी और कुछ ही दूरी पर यानी कि 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही यह घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि सामने से रॉन्ग साइड से जो हाईवा थी वो आ गई थी और इसी बीच उसे बचाने के क्रम में जो है वो चालक की तरफ से जो है वो हाईवा टकरा गई और टक्कर जो है काफी जबरदस्त हो गई थी। टक्कर होने के बाद उस सड़क किनारे जो है वो जो बस है वो चली गई थी। और सबसे राहत ये बात है कि स्थानीय लोगों, जब घटना की सूचना मिली तो स्थानीय लोग वहां पर दौड़े और सभी को बचाया गया। जिसके बाद जो है स्थानीय पुलिस पहुंची और सभी घायलों को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एलन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां सड़क दुर्घटना में 6 लोग जख्मी और खलासी की मौत की खबर है। बढ़ते हैं आगे। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, प्रखंड प्रमुख पति पर गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की है। फायरिंग कर बाल बाल बचे बलिया। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रखंड की प्रमुख ममता देवी के पति सुभाष राय, जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। बलिया प्रखंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस पूरी मामले में सघनता से जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बेगूसराय से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बलिया प्रखंड में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच में जुटी हुई है। सजता चौधरी और बरजेश चौधरी, तो दोनों गोली चला दी। कितने राउंड फायर किया है? 3 फायर किया। किसी तरह का कोई घटना? न घटना का गोली लगा है नहीं। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, एआईएमआईएम विधायक का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। अख्तरुल इमान का एफबी अकाउंट हैक हो गया है। विधायक ने साइबर सेल में शिकायत की है। साइबर सेल में छानबीन में लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे दें, अख्तरुल इमान जो है एआईएमआईएम के हेड है, उनका एफबी अकाउंट हैक कर लिया गया है। एआईएमआईएम विधायक का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। अख्तरुल इमान का एफबी अकाउंट हैक कर लिया गया। विधायक ने साइबर सेल में शिकायत की है और साइबर सेल की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। छानबीन की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को पकड़ा जाए कि किन लोगों के द्वारा, किन साइबर अपराधियों के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, पूर्व सांसद पप्पू यादव को 1 साल की सजा हो गई है। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। जेल में मोबाइल मिलने का मामला है। 2004 में जेल में बंद थे पप्पू यादव। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। औपबंधिक जमानत पर पप्पू यादव रिहा हो गए हैं। 2018 के मामले में बरी किए गए थे और सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10,000 रुपए का जुर्माना तो लगा ही है, साथ ही साथ उन्हें 1 साल की सजा भी मिली है। पटना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10,000 रुपए का जुर्माने के साथ 1 साल की जेल की सजा। जेल में मोबाइल मिलने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और जमुई में एसआई प्रभात रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को बालू माफियाओं ने गरही थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन को ट्रैक्टर से रौंद डाला था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें कृष्णा रविदास को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था। एसआई हत्याकांड के बाद कृष्णा रविदास फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाने के लिए उसकी पत्नी सहित परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद दबाव में आकर कृष्णा रविदास ने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास नवादा के कौवाकोल थाना इलाके के महुलिया टाड़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने कृष्ण रविदास के घर से 2 बोलेरो को पहले ही जब्त कर लिया है। मैं अपने चैम्बर में काम कर रहा था। कार्य के दौरान हमारे पास वो आया, हमसे संपर्क किया कि पुलिस हमें खोज रही है, हम वांटेड हैं गढ़ी थाना कांड संख्या 123 में। मैंने पूछा कहाँ का रहने वाले हो, तो उसने बताया कि मैं महुलिया टाड़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कृष्णा दास है, पिता का नाम दशरथ दास है, मैं सर सरेंडर करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे देखा और उसके बाद मैंने कागज वगैरह देखा, नकल वगैरह देखा, FIR वगैरह देखा और हमने उसको सरेंडर कराया है। न्याय हित में जो होता है कि अधिवक्ता का जो फर्ज होता है, ये कोई भी अभियुक्त हमारे पास आएगा तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे न्यायालय में सरेंडर कराएं और हमने ऐसा ही किया है। औरंगाबाद से आपको अगली खबर बताएंगे, जहां पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जमुआवा में अवैध रूप से ये लोग हथियार बना रहे थे। जमुआवा गांव के बधार स्थित एक बोरिंग रूम में ये लोग हथियार बना रहे थे। पुलिस ने यहां से 15 निर्मित ट्रिनेट के साथ ही लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग रॉड, छेनी, हथौड़ी समेत हथियार बनाने के कई औजारों को बरामद कर लिया है। में और DIU के कर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके बाद उन्होंने जमुआ गांव में जाके घेराबंदी किया और भारी मात्रा में जो है वो अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया और फैक्ट्री में काम कर रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में दाऊदनगर थाना कांड संख्या 667/23 शस्त्र अधिनियम दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर छपरा से, जहां पड़ोस के दबंगों ने एक दलित परिवार को पूरी घटना की पिटाई कर दी है। घटना कोपा थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि छठ पर्व के दौरान पहले अर्घ के दिन छठी मैया के गीत बजाने को लेकर पड़ोसी से इस दलित परिवार का विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए थे। इस मामले में पीड़ित परिवार ने कोपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब एक बार फिर से घर के एक और सदस्य सोनू को घेरकर दबंगों ने धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया है। वहां जाकर हम छुप लुका गए, फिर भी वो लोग एकदम आ करके पूरा धराधर मारने लगा, पूरा फेरसा से और लाठी से, रॉड से भी। कितने लोग थे लगभग सर 12-13 लोग थे, 14 लोग। तो क्या कारण था कि आपको मारा गया? कारण यही है सर कि वो छठ के दिन गाना बज रहा था छठी मैया का, उसी दिन से बात विवाद हुआ तो वो लोग पूरा घर पे भी चढ़ के मारे थे लोग। और अगली खबर नवादा से आपको बताएं, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डांसर्स के साथ मुखिया जी ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो लक्ष्मी पूजा के दौरान रजौली के हरदिया पंचायत का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरदिया पंचायत के मुखिया पिंटू साव शामिल हुए थे। कार्यक्रम में डांसर्स का नाच शुरू होते ही मुखिया पिंटू साव भी जमकर ठुमके लगाते नजर आए और डांसर्स पर जमकर पैसे भी लुटाए। और सीलकेरा टनल रेस्क्यू पर इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ऑगर मशीन को जोड़ने वाले हुक और ब्लेड टूट गए हैं। पूरी ऑगर मशीन को फिर से वापस ले लिया गया है। अब सुबह 4 बजे तक सरिये की मैनुअली कटिंग की जा रही है। वहीं आगे के ऑपरेशन को मैनुअली करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और ऑगर मशीन के सहारे अब रेस्क्यू अभियान को आगे नहीं बढ़ाने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ऑगर मशीन में बार बार खराबी आने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रास्ते में कभी सरिया, कभी
मोटी मोटी मिट्टी के मलबे आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑगर मशीन में तकनीकी खराबियां आ जा रही है। कभी प्लेटफॉर्म टूट रहे हैं, कभी तरह तरह की समस्याएं आ रही है। अब ऐसे में ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को अब मैनुअली ही पूरा किया जाए, यानी कि लोगों के द्वारा ही अगर रास्ते में कोई बाधा आती है तो उसे वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी। ऑगर मशीन के सहारे अब रेस्क्यू अभियान को आगे नहीं बढ़ाने की उम्मीद है। ऑगर मशीन को जोड़ने वाले हुक और ब्लेड दोनों ही टूट चुके हैं। ऑगर मशीन को एक बार फिर वापस ले लिया गया है और देखिए हर दिन बीतता जा रहा है और हर दिन नई उम्मीद, नई आशा के साथ वो मजदूर अपने आंखों में इंतजार लिए बैठे हैं कि आखिर किस दिन वो इस टनल से बाहर निकलेंगे। जिंदगी की जंग जो वो हर रोज लड़ रहे हैं उससे वो कब जीत पाएंगे। रेस्क्यू अभियान से जुड़ी आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बाधाएं कई हैं लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। किसी भी तरह इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और सुरंग में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जिस हिस्से में ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है वहां मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। जियो नेटवर्क की तरफ से जियो के मोबाइल नेटवर्क से न सिर्फ रेस्क्यू टीम को लगातार मदद मिल रही है, बल्कि यहां से देश और विदेश में आसानी से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए देश की कई एजेंसियां और संगठन काम पर लगे हैं और इन्हीं में अहम योगदान दे रहा है जियो नेटवर्क, जिसने उत्तरकाशी में टनल के करीब मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया। हमने इसको एक कॉल ऑफ ड्यूटी लेते हुए 24 घंटे से कम समय में वहाँ पे ना सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी दी, बल्कि 100 MBPS की उनको एक डेडिकेटेड हमने इंटरनेट लाइन दी और आज उनका कैंप ऑफिस पूरी तरह से सुचारू है। सुरंग धंसने के 18 घंटे के भीतर जियो ने कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार किया। जियो कनेक्टिविटी से डेटा के साथ साथ बातचीत करने में मदद मिली। NHIDCL की रेस्क्यू कमांड साइट को 100 MBPS लीज लाइन कनेक्टिविटी दी। 2 दिनों तक पूरा का पूरा प्रशासन जियो की कनेक्टिविटी पर निर्भर रहा। मौजूदा समय में हर दिन 1200 यूजर्स जियो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर रोज जियो नेटवर्क पर 700 गीगाबाइट डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुश्किल समय में ये एक बड़ी जरूरत थी और प्रशासन और शासन की ओर से जैसे ही जियो से मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जरूरत को सामने रखा गया, एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए पहली बार इतनी तेजी से मोबाइल कनेक्टिविटी और डेटा के लिए 100 MBPS की लीज लाइन भी उपलब्ध करा दी गई। पहले कुछ दिन सिर्फ जियो ही एक ऑपरेटर था जिसमें सारी तरह के लोग, चाहे अपने वो रेस्क्यू में लगे हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे या मेडिकल स्टाफ था या पुलिस स्टाफ था, सिर्फ जियो के नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जियो को। जियो ने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया और तब से निरंतर यहाँ सभी मतलब खूब काम कर रहा है जियो यहाँ पर, और सारे लोग अपने परिजनों से भी सबने बातचीत की और यहाँ बाहर जितने भी लोग हैं अपने परिवार वालों से भी लोगों ने बातचीत की। उत्तराखंड का ये इलाका राज्य के बिल्कुल उत्तर में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए देहरादून से 8 घंटे का समय लगता है। फिर भी सुरंग धंसने के बाद सबसे पहले जियो नेटवर्क ने मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी को तैयार कर दिया और लगातार जियो नेटवर्क की सेवा रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है। और मुंगेर को आज एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज मुंगेर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने तैयारियों की समीक्षा कर ली है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ललन सिंह ने कहा कि जिस स्थल पर मुंगेर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है उसको लेकर जमीन मालिकों से सहमति ले ली गई है। मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आएंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। सारी तैयारी हो गई है और जमीन मालिकों से भी जो सहमति ले ली गई है और उनका जो मुआवजा है वो वितरण होगा और इस पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कल होगा और निर्माण होगा।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बांक पंचायत में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रोग्राम के लिए 10 पुलिस उपाधीक्षक, 40 पुलिस इंस्पेक्टर और 164 सब इंस्पेक्टर एएसआई और लगभग 900 सिपाही पुलिसकर्मी और 2 दंगा पार्टी, 5 क्यूआरटी और अन्य एसटीएफ को भी लगाया गया एरिया डोमिनेशन के लिए। और जगह जगह पे बैरिकेडिंग किया गया है, ड्रॉप गेट्स लगाया गया और ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। कल डीएफएमडी भी रहेंगे, एचएचएमडी भी रहेंगे और वीडियोग्राफी भी रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 199 सीटों पर 1875 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सीएम गहलोत सहित कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। 5.29 करोड़ से ज्यादा वोटर आज मतदान करेंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 199 सीटों पर 1875 उम्मीदवार अपनी किस्मत चुनावी रणभूमि में आजमा रहे हैं। सीएम गहलोत सहित कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। 5.29 करोड़ से ज्यादा वोटर आज अपने मतदान करने की कोशिश पूरी करेंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां भी रखी गई है। और राजगीर में गुरु नानक देव जी का 555वां जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए हैं। तो गुरु नानक देव जी का 555वां पर्व को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। राजगीर में प्रकाश पर्व का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती की पूरी तैयारी की गई है। तो राजगीर की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती समारोह की तैयारियां पूरी धूमधाम से की गई है। गुरु पर्व को लेकर सिख समुदाय के लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 555वां प्रकाश पर्व गुरु नानक सीतट कुंड राजगीर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख संगत के सहयोग से मनाया गया है। आज इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। छठ महापर्व खत्म होने के बाद प्रवासी अब परदेश लौटने लगे हैं। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। बावजूद इसके जो भी ट्रेन पटना से रवाना हो रही है या फिर आ रही है, सबकी स्थिति एक जैसी है। लोग जैसे तैसे ट्रेन में सवार हो रहे हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पर्व खत्म हो गया है, बावजूद इसके प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन जो यात्री टिकट कंफर्म करवा चुके हैं उन्हें भी अपनी टिकट सीट नहीं मिल पा रही। और पटना जंक्शन की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस कदर एक ट्रेन में अपनी सीट से दोगुने तिगुने चौगुने लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। पटना जंक्शन पर जितने भी ट्रेन फिलहाल आ रही है, जा रही है, उसकी स्थिति फिलहाल यही है और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। छठ खत्म हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल बदलती हुई नजर नहीं आ रही। जिन्होंने रिजर्वेशन कराया है वो भी अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए रेलवे की तरफ से आज और कल कई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। बावजूद इसके पटना जंक्शन की जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर नहीं आ रही। ट्रेनें खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। लोग जैसे तैसे लटक कर सफर कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। हाँ, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। छठ के बाद वापसी की है। हाँ हाँ। क्या नाम है?
अब हमारी रीना सिंह नाम है। बिल्कुल, तो लगातार सभी जगह से ये आरा में छठ करने गई थी और उसके बाद जो वापस आई हैं, सभी जगह की यही तस्वीर नजर आ रही है। इतनी ट्रेनें आ रही है, जा रही है, सभी हाउसफुल नजर आ रही है और जिनका टिकट भी कंफर्म है वो भी अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहारों के खत्म होने के बाद एक बार फिर से रोजी रोजगार की तलाश में कामगार पलायन करने लगे। लेकिन बिहार से बाहर से जा रहे इन लोगों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेनों में सफर की है। ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं। कई जगहों पर स्थिति यह है कि लोगों के हाथ में टिकट होने के बावजूद वो भीड़ की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ सके। आप तो भी देखें जैसा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। एक ट्रेन मात्र कलकत्ता बंगाल हावड़ा जाने के लिए है और बाकी जगह के लिए भी ना के बराबर है लोकल ट्रेन चलती है। तो इसमें क्या क्या हाजत हो रही है? बहुत परेशानी है आप लोग। परेशानी है सर, ट्रेन बढ़ा दे, रेल कम से कम ट्रेन एक और बढ़ा दे तो। गाड़ी में काफ़ी भीड़ रहने के कारण मैं नहीं चढ़ पाई। नहीं सर, बहुत काफ़ी भीड़ है और वो अगले ट्रेन की वेट कर रहे। और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।